नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समी। एक मुलाकात जरूरी है में आपका स्वागत है। यहां मैं आपको सुनाता हूं कुछ पुरानी, कुछ नई और कुछ जानी पहचानी कहानियां। आज की कहानी का नाम है चोर, जिसको लिखा है रशीद जहां ने। 1932 में एक किताब निकली जिसका नाम था अंगारे। लेखक थे 4 नौजवान करीब 20 साल के। किताब ने उस समय समाज की सूखी सोच पर जैसे जलते हुए अंगारे फेंक दिए थे। खास तौर से मुस्लिम समाज ने उसका विरोध किया था। उसके बाद अंग्रेजों ने उनकी किताब को बैन कर दिया। उन 4 नौजवानों में एक लड़की थी जिसका नाम था रशीद जहां। लड़की होने के नाते रशीद जहां पर वार कुछ ज्यादा ही हुए, जिसके बाद वो अंगारे वाली के नाम से बदनाम या यूं कहें मशहूर ज्यादा हो गई। रशीद जहां उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से थीं और एक डॉक्टर भी थीं। गांव-गांव जाकर लोगों का इलाज किया करती थी। तो आइए सुनते हैं रशीद जहां की लिखी चोर। रशीद लिखती हैं, रात के 10 बजे का वक्त था। मैं अपनी क्लिनिक में अकेली बैठी थी और एक मेडिकल जर्नल पढ़ रही थी कि दरवाजा खुला और एक आदमी एक बच्चा लेकर अंदर आया। मुझको अपनी नर्स पर गुस्सा आया कि यह दरवाजा खुला क्यों छोड़ गई। मेरे मरीज देखने का वक्त बहुत देर पहले ही खत्म हो चुका था। मैंने रूखे अंदाज में कहा, मेरे मरीज देखने का वक्त बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। या तो कल आना, वरना किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा दो। मेरे सामने खड़ा आदमी छोटे कद का था, लेकिन बदन कसरती था और बच्चा जो गोद में था उसकी सांस बुरी तरह से चल रही थी और साफ जाहिर था कि उसे निमोनिया हो गया है। बच्चा गर्दन डाले निढाल था। ऐसा महसूस हुआ कि वो मरने की कगार पर है। उस आदमी ने अकड़कर कहा, मेम साहब फीस ले लीजिए, और क्या चाहिए आपको। मैं फीस के नाम पर शायद धीमी भी हो जाती, पर उसकी अकड़ से चिढ़कर बोली, फीस के बगैर कोई डॉक्टर देखता है? मैं इस वक्त मरीज नहीं देखती। तुमको मालूम होना चाहिए कि यह वक्त डॉक्टरों के आराम का होता है, और फिर तुम्हारा बच्चा भी तो बहुत बीमार है। तो वो बोला, तभी तो आपके पास लाया हूं। हमारी एक साली का बच्चा तो और भी बीमार था, आपके इलाज से अच्छा हो गया। अब उसका बात करने का ढंग बहुत अच्छा और कोमल हो गया है। मैंने बिगड़ कर कहा, अगर मुझसे अपने बेटे का इलाज कराना था तो जल्दी आते। तो उसने कहा, मैम कोई दूसरा लाने वाला ही नहीं था और मैं इससे पहले नहीं आ सकता था। उसकी कनपटी पर जख्म का एक गहरा निशान था। मैंने अंदाजा लगाया कि इतना बदमिजाज आदमी जरूर किसी मारपीट में जख्मी हुआ होगा। उसके बच्चे ने बिल्कुल मुर्दा आवाज में रोना शुरू किया, जिसको देखकर मुझे तरस आ गया। मैं आला को निकालकर खड़ी हुई। उस आदमी ने फौरन कमीज की जेब से 10 रुपए का नोट निकालकर मेज पर रख दिया। बच्चे को देखकर मैंने कहा, एक इंजेक्शन तो मैं फौरन लगाए देती हूं। 4 दिन तक बराबर ये इंजेक्शन 4-4 घंटे पर लगेंगे, इंतजाम कर लेना। उसकी गरीबी की तरफ निगाह करके मैंने कहा, फीस की जरूरत नहीं है, इंजेक्शन की कीमत मैं ले लूंगी। बाकी की दवाएं तुम बाजार में बनवा लो। उसने फिर अकड़ कर कहा, मैं खैरात का इलाज नहीं कराता। उसने अपने कुर्ते के अंदर हाथ डाला और एक अंगूछा निकाला। इतने में टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया और साथ ही मेरी निगाह उस आदमी पर पड़ी। मैं हैरान हो गई। वो पजामे की गांठ खोल रहा था, फिर उसने एक मोटी सी गड्डी नोटों की निकाली। कम से कम 500 के नोट होंगे, और फिर 10 रुपए का नोट मेज पर रखकर बोला, बस या और चाहिए। मैंने टेलीफोन रखा और उसकी तरफ रुख करके पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो कम्मन कहकर जरा सा झिझका और आंखें नीची कर ली। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। वो लापरवाही से एक ही तरफ देख रहा था। मैंने इंजेक्शन तैयार करना शुरू किया और पूछा, तुम्हारा पेशा क्या है? वो जवाब देने ही वाला था कि उससे पहले मैंने जवाब दिया, तांगा चलाते थे ना।
आपको कैसे मालूम? उसने हैरत से पूछा। आपने मुझे कहाँ देखा? मैं तो पहले कभी आपके यहाँ आया भी नहीं। अभी 2 महीने पहले आधी रात को तुम मेरे घर हाथ साफ करके चल दिए थे, मुझे अच्छे से याद है। ये बताओ तुम चोरी क्यों करते हो? उसने आंख में आंख डालकर बराबरी से जवाब दिया। मेम साहब, अपना अपना पेशा है। यह सुनकर मैं हैरान हुई। फिर उसने कहा, पर यह तो बताइए कि मेरा नाम आपको किसने बताया? मैंने कहा, दरोगा जो तहकीकात करने आए थे, वो लोग आपस में तुम्हारे कारनामों की बातें कर रहे थे। मैंने भी सुन लिया और तुम्हारे यहां तलाशी भी हुई थी। वो पुलिस वालों को गालियां देने लगा, कहने लगा, ये सारे पुलिस वाले साले पहले अपना हिस्सा वसूल कर लेते हैं, फिर हमारा हिस्सा हमको मिलता है। बहन, हमको ये बदनाम करते हैं। बेटा, दरोगा को मैं समझ लूंगा। मेरे घर मैम साहब सालों में सैकड़ों बार दौड़ाती है, पर यही पुलिस वाले मुझे पहले से खबर दे देते हैं। सब सालों के महीने नहीं बांध रखे हैं। 5 साल से बराबर वारंट मेरे नाम जारी रहता है, पर खुदा का फजल है कि अभी तक पकड़ा तो नहीं गया। उसने शेखी के अंदाज में मुझसे अपना हाल बताया। फिर मैंने इंजेक्शन लगाने को बच्चे की टांग पकड़ी, पर वो आदमी बड़बड़ाता ही रहा, कहता रहा, खुद साले आकर बता जाते हैं कि तलाशी लेने आ रहे हैं। मैम साहब, पुलिस अगर हमारा साथ ना दे तो हम 2 दिन किसी इलाके में टिक नहीं सकते, और फिर हम ही को बदनाम करते हैं। साले आधे से ज्यादा तो वो खुद खा जाते हैं, हमको बचता ही क्या है? सारी मेहनत हम करें, पकड़े जाएं तो हम, जेल की चक्की पीसे तो हम, ये साले तो घर बैठे मुफ्त का माल उड़ाते हैं। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बच्चे के रोने की भी, जो धीमे धीमे सिसक रहा था, उसने परवाह ना की। मैंने बच्चे को मेज पर लिटाकर थपकना शुरू किया। अब उसमें और मुझ में बेतकल्लुफी होती जा रही थी और मैं उससे बातें करना चाहती थी। मैं पहली बार एक चोर से मिली थी, वो भी ऐसा चोर जो मेरा अपना घर साफ कर चुका था। मैंने कहा, कम्मन, तुम चोरी करते हो, तुमको तरस नहीं आता? मेरा घर तो तुमने बिल्कुल साफ कर दिया, पहनने तक का कपड़ा नहीं रहा। ऐनकों का तुमको क्या मिल जाता है? भला बताओ, मेरी ऐनक भी तुम ले गए। इस पर वो बोला, कोई चीज बेकार नहीं जाती। मैंने उसकी तरफ हैरत से देखकर कहा, और मेरी मां की भी निशानी एक दुपट्टा रखा था, वो भी तुम ले गए। क्या करूं? उसको पकड़वा दूं? मेरे दिल में अचानक ये ख्याल आया। इतने में वो बोला, कौन सा दुपट्टा? मैंने कहा, सफेद जाली का कड़ा हुआ था। तुमको याद होगा, मालूम नहीं जब से अब तक कितनी चोरियां कर चुके होंगे। मैं इसको बातों में लगाने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने पूछा, तुमने चोरी कैसे शुरू की? और ख्याल ये भी चल रहे थे कि क्या मैं बिजली का बटन दबाकर नौकरों को बुला लूं। इतने में वो फिर बोला, जैसे सब करते हैं, अपने उस्ताद से सीखी। मैंने कहा, उस्ताद से? तुम्हारे यहाँ भी उस्ताद होते हैं? वो बोला, और क्या, आपने डॉक्टरी कैसे सीखी? मैंने कहा, मैंने तो कॉलेज में पढ़ा था। तो वो बोला, हमारा भी तो कॉलेज होता है। ये कहकर वो मुस्कुराया। बोला, मेरा कॉलेज जेल खाना था। एक मारपीट में 6 महीने की जेल हो गई थी, वहीं उस्ताद से मुलाकात हुई। उधर बच्चा फिर रोने लगा और उसी वक्त दरवाज़ा खुला और मेरा छोटा भाई अपनी फौजी वर्दी में दाखिल हुआ। जवान लड़का था, कम्मन से कहीं ज़्यादा ताकतवर था। उसके पास रिवॉल्वर भी लटक रहा था। कम्मन उसको देखकर चौंका और फिर जल्दी से नुस्खा उठाकर चलने लगा। मेरे मन में फिर ख्याल आया कि पकड़वाऊं या ना पकड़वाऊं। मैंने जल्दी जल्दी सोचा, अभी फैसला ना कर सकी थी कि वो बाहर चला गया। मेरे भाई ने पूछा, आपा क्या बात है, परेशान क्यों? मैंने कहा, तुम्हें मालूम है ये कौन था? ये वही आदमी था जिसने मेरे यहाँ चोरी की थी।
मेरे भाई ने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम होगा? मैंने कहा, मेरी इससे बातें हुई। मेरे भाई ने गुस्से में कहा, बातें हुई और तुमने उसको जाने दिया? यह कहकर मेरा भाई दरवाजे की तरफ लपका और बाहर निकलकर इधर उधर देखा। सड़क साफ पड़ी थी। वो कुछ कदम एक तरफ को भागा और सड़क के मोड़ पर भी जाकर देखा। वहां कोई न था। अंदर आकर गुस्से में कहने लगा, आपा तुम भी कमाल करती हो। चोर तुमको मिला और तुमने छोड़ दिया। ये गोरखा किस वास्ते नौकर रखा है? इसको क्यों ना बुलाया? और जब मैं आ गया तब भी चुप रही। रिवॉल्वर पर हाथ फेर कर कहा, मैं उस हरामजादे को कभी ना जाने देता। मेरा भाई एक मशहूर शिकारी भी है। उस वक्त उसके चेहरे पर वही खिसियाहट थी जो शिकार हाथ से निकल जाने पर हुआ करती है। मेरा भाई फिर बोला, भला कहीं दुनिया में सुना है कि आदमी चोर को यूं निकल जाने दे? मैं खामोश थी। मेरे भाई ने मुझसे कहा, आपा बहुत जज्बाती हैं, बच्चे को देखकर पिघल गई होंगी। देखो 20 रुपया यहीं छोड़ गया, ये भी चोरी के होंगे। उसके पास तो 500 के 600 नोट थे। आप बड़ी हैं तो हुआ करें, लेकिन हैं बहुत बेवकूफ़। कौन समझता था? आज तक मेरी समझ में ना आया कि मैंने गलती की थी या नहीं। मेरे दोस्त पुलिस अफसर हैं। जब उन्होंने सुना तो कहा, मालूम है आपको, आपने कानूनी गलती की है। जिस आदमी के नाम पर वारंट हो उसको ना पकड़वाना जुर्म है। मैं सोचती हूं उन चोरों का क्या होगा जिनके नाम पर ना वारंट है और ना कभी होंगे। चोरी की भी तो कई किस्में हैं। उठाई गिरी, जेब कतरी, सेंध लगाना, डाका डालना, चोर बाजारी, दूसरों की मेहनत के फ़ायदे से अपना घर भर लेना और गैर मुल्कों को हजम कर लेना, ये सब चोरी नहीं है क्या? लोगों को कहने सुनने की तो मुझे परवाह नहीं थी, लेकिन जब हर तरफ मुझको बेवकूफ़ समझकर मेरा मजाक उड़ने लगा तो मेरी अंतरात्मा के अंदर एक कुरेद पैदा हो गई। क्या सच में मैंने इस चोर को ना पकड़वाकर कोई बड़ा गुनाह किया था? मैं अपने शहर की एक नागरिक हूं, कुछ शहरी जिम्मेदारियां मुझ पर लागू हैं। इस चोर को ना पकड़वाकर क्या मैंने कोई शहरी जुर्म किया है? फिर मेरी नज़र चारों तरफ दौड़ने लगी। मैंने देखा कि बड़े बड़े चोर बगुला भगत बने घूमते हैं, बड़े बड़े मोहल्ले में रहते हैं, हवाई जहाज़ में उड़ते हैं और बड़े बड़े खाए बैठे हैं या खाने की तैयारी कर रहे हैं। और अपनी हिफाजत के लिए कम्मन पुलिस को तो सिर्फ रिश्वत ही देता था। ये उससे भी आगे बढ़े हुए थे। सारे देश की पुलिस और फौज इनकी पगार पर थी। कम्मन 500-600 चोरी के नोटों पर सिर अकड़ाकर और बराबर का होकर बात करता था। ये सिर्फ अकड़ते ही नहीं, बल्कि ऊपर से बैठकर आदेश भी देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको रशीद जहां की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस कहानी को शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं आपको ऐसी ही कहानियां सुनाने आता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।